स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड टॉपिक नंबर 2 हमारे लिए है पेंशन। तो पेंशन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। पेंशन का मतलब इट्स अ टाइप ऑफ पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ। किसका रिटायरमेंट या डेथ के बाद? एम्प्लॉय के रिटायरमेंट या डेथ के बाद उसे हम एज अ रिवॉर्ड देते हैं फॉर हिज पास्ट सर्विसेज। पेंशन जो है पेड ऑन पीरियोडिकल बेसिस, हम इसे पीरियोडिकल पेमेंट के फॉर्म में देते हैं। जब मैं कहता हूं पीरियोडिकल, तो पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? इसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ये मंथली बेसिस पे दी जाती है। समटाइम पेंशन को अलाउ किया जाता है कम्यूट करना मतलब लमसम में ले लेना। मतलब इंप्लॉइज को ऐसा भी ऑप्शन मिलता है कि आप पैसे मंथली ना लेकर लमसम में ले लो, बिकॉज लमसम में लेने से कंपनीज को एक फायदा होता है कि ऐसा नहीं है दैट दे विल एस्टिमेट कि आपके हेल्थ और पास्ट मेडिकल केसेस के बेसिस पे या केस हिस्ट्री के बेसिस पे ये जजमेंट करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर फर्दर फ्यूचर कितना है। ठीक, बट अगर वो अनकम्यूटेड वे में मतलब मंथली पेंशन के वे में देते रहे तो ऐसा हो सकता है कि आप 60 इयर्स की एज में रिटायर होने के बाद यू कैन लीव फॉर 110 इयर्स 120 इयर्स। ठीक, तो अनसर्टेनिटी बहुत बनी रहती है कि कितने दिन तक देना होगा। तो टू रिमूव दिस अनसर्टेनिटी कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है कि आप लमसम में ले लो। अगर एम्प्लॉय डाई करता है, जैसे हम जानते हैं पेंशन के रूल्स में, ठीक है, उस then his family members receives the pension and उसे हम फैमिली पेंशन के नाम से जानते हैं। दिस विल स्टडी अंडर सेक्शन 57 अंडर IFOS। कहां पढ़ेंगे हम इसे? सेक्शन 57 में पढ़ेंगे डिडक्शंस। ये है IFOS, मतलब इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड IFOS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम उस हेड में इसके बारे में पढ़ेंगे, फैमिली पेंशन के बारे में। तो हम यहाँ पे फैमिली पेंशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, बट याद रखिएगा एग्जेम्पशंस इसी टाइप से रहेंगे जैसे चल रहे। क्लियर? तो हम देखते हैं कि पेंशन किस तरह से मूव ऑन कर रहा है और क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पेंशन कितने टाइप के होते हैं। पेंशन में हमें दो एरियाज पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना है कम्यूटेड पेंशन, जब हम लमसम में पैसे ले लेते हैं, एंड द सेकेंड इज अनकम्यूटेड पेंशन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दैट अनकम्यूटेड पेंशन इज नॉट डिजायरेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉयर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है दैट अनकम्यूटेड पेंशन विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। दैट मीन्स आइदर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बट क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि आप कम्यूटेड की तरफ जाओ, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रेशर बढ़ाया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अनकम्यूटेड लेते हो, दैट मीन्स मंथली पेंशन लेते हो, तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। सो दैट आप पुश होके कहाँ जाओगे कि आप अपना पेंशन को कम्यूट करा लो। क्या होगा इससे? आप अनकम्यूटेड पेंशन को कम्यूट कराने के लिए फोर्स्ड हो जाओगे। जब इस कैटेगरी में आए तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में, एंड देन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में। ठीक, तो किस तरह से पढ़ते? गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो कुछ देती है दैट इज जेन्युइन एंड व्हाट वी कैन से इट्स अप टू द मार्क। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कम्यूटेड पेंशन मिले, मतलब लमसम में पेंशन मिले, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिलेगा तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इट डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशन, कंपनी के एक्सपेक्टेशन, पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने साल के लिए एक्सपेक्टेशंस में पेंशन आज सेटल करेगी। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है कि फ्रॉड करने के लिए जानबूझ करके लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को बढ़ाकर ज्यादा अमाउंट पे सेटलमेंट कर ले। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वहां पे दो केसेस होंगे। क्या होंगे ये दो केसेस? हमें चेक करना होगा कि बंदे को ग्रेच्युटी मिली है या नहीं। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो एग्जेम्पशन अलग तरीके से होंगे, और ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो एग्जेम्पशन अलग तरीके से। क्योंकि ग्रेच्युटी मिली है तो उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे, उसे पेंशन भी मिला होगा, ग्रेच्युटी भी मिली होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा इन दैट केस ओनली 1/3
of the total commuted pension shall be exempted. अब ये वर्ड बहुत जरूरी है, टोटल कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा, तब आपको हाफ दैट इज 50%। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए याद रखिएगा, हम इसे इस तरह से याद रखते हैं कि अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा, दैट मीन्स एग्जेम्पशन विल बी 50%, और अगर ग्रेच्युटी मिली है तो एग्जेम्पशन विल बी 33 1/3%। क्लियर, कितना मिल रहा है, 33 1/3%। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अगर ग्रेच्युटी मिली है तो। अब हमारा मेन चीज था ये टोटल कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, तो इसे हम थ्री रूल मेथड से करना सीखेंगे, ठीक, और चेक करेंगे कि कितना कितना कम्यूटेड होता है। तो पेंशन कम्यूटेड कि आपने कितना पेंशन कम्यूट कराया एंड अमाउंट कितना रिसीव हुआ, ठीक, ये हम देखेंगे कि थ्री रूल मेथड में या फिर आप यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहे हो, हम चेक करेंगे कि ये कैसे किया जाता है। सपोज एक बंदे को टोटल 10,000 रुपए पर मंथ का पेंशन अलॉट हुआ था, जिसमें से उसने 5,000 रुपए के पेंशन को कम्यूट करा लिया। क्या करा लिया, 5,000 के पेंशन को कम्यूट करा लिया, बदले में उसे मिले मान लो 3 लाख रुपए। तो हमने ये देखा कि 3 लाख रुपए तो 5 लाख के बदले मिले, बट यहां वर्ड लिखा है टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे, तो मैं देखूंगा कि अगर वो पूरे के पूरे पैसे को कम्यूट करा लेता, मतलब पूरे के पूरे पेंशन को कम्यूट करा लेता, पूरे 10,000 को, तो उसे कितना मिलता। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि इसका अमाउंट कितना होगा। ये जो 6 लाख रुपीज हमें दिखेगा यहां पर अमाउंट के कॉलम में आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसी को हम टोटल कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, टोटल कम्यूटेड पेंशन। क्लियर, अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट में हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स किस तरह से आएंगे। चलिए तो देखते हैं कि इसका कंप्यूटेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को देखेंगे। हम सबसे पहले एसएससी का नाम लिखते हैं एंड देन इसका स्टेटस, देन हम अपने फॉर्मेट में मेंशन करते हैं कि किस प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर क्या होगा। बिलो दिस यू विल राइट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन। आफ्टर दिस हम इसके नीचे फॉर्मेट बनाएंगे जैसा कि हम करते हैं, तो जस्ट मेक दिस फॉर्मेट विथ मी। फिलअप कीजिए इसे, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। यू कैन राइट अमाउंट एंड अमाउंट। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अनकम्यूटेड, मतलब मंथली। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, तो इसे आप इनर कॉलम में कंप्यूट करेंगे एंड देन आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक। आफ्टर दैट हम नीचे लिखेंगे कम्यूटेड, मतलब जो हमने लमसम में ले लिया, ठीक है। याद रखिएगा सिर्फ कम्यूटेड पेंशन के रिस्पेक्ट में ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है, लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a), कितना, लोअर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड
एंड स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट क्या होती है? वो हाफ या वन थर्ड डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हो रहा है। इनमें से जो भी लोअर होगा उसे हम इससे माइनस करेंगे एंड विल टेक द बैलेंस इन द आउटर कॉलम। आफ्टर एडिंग बोथ द बैलेंसेस विल गेट टोटल टैक्सेबल पेंशन। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इन सॉल्यूशंस को किस तरह से किया जाता है। तब तक आप इसे कॉपी कीजिए, डू इट फास्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि के रिटायर हुआ है फ्रॉम HL लिमिटेड। इसका मतलब ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कब रिटायर हुआ? 31 मई 2019, मतलब प्रीवियस ईयर वाज 2019-20। उसे पेंशन कितना ग्रांट हुआ था? 3000 पर मंथ। कब से? 1 जुलाई 2019 से। इसमें से उसने कम्यूट करा लिया कितने रुपए को? 1800 रुपए को। कब? 1 अगस्त को। और उसके अगेंस्ट उसे कितने रुपए मिले? 3,60,000। उसे 1.5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी मिली है। मतलब ही इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड ग्रेच्युटी। आपको कैलकुलेट करना है कि उसका टैक्सेबल पेंशन कितने का होगा। क्लियर? तो हम देखते हैं कि इसे कैसे कंप्यूट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। एसएससी का नाम क्या है? मिस्टर के। स्टेटस क्या है? ही इज इंडिविजुअल। हमने डिसाइड किया अभी अभी प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2020-21। हम क्या करने वाले हैं यहां पर? हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं ऑफ टोटल टैक्सेबल पेंशन की, कि टैक्सेबल पेंशन कितने का है, हम ये कंप्यूट करने वाले हैं। तो हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। हमने देखा कि इसका पेंशन जो है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। अब देख पाओगे क्वेश्चन में कि उन्होंने कहा था कि 3000 रुपीज का पेंशन मिल रहा है, जिसमें से उसने 1800 कम्यूट करा लिया। तो इसका पेंशन का हम लोग पूरा कैलकुलेशन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसे 3000 पर मंथ मिलने वाला था। कब से? जून से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। तो उसे जून एंड जुलाई 3000 पर मंथ मिला होगा, क्योंकि उसने कम्यूट अगस्त में कराया। क्लियर? कब कराया उसने कम्यूट? अगस्त में।
तो हम देखेंगे फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड, दैट मीन्स अगस्त टू मार्च, उसे पेंशन दो फॉर्म में मिल रहे हैं। एक कम्यूटेड, उसे मिला 3.6 lakhs, और अनकम्यूटेड मिला कितना, 1200 पर मंथ। ये हमने क्वेश्चन में सीखा। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऊपर आते हैं लौट कर, हम ए नंबर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अनकम्यूटेड पेंशन which is fully taxable, कब कब, जून जुलाई में it was 3000 per month, that means 6000, and अगस्त टू मार्च कितने मंथ होते हैं, कैलकुलेट कीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। तो उसे 1200 इंटू 8 अमाउंट रिसीव हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट वाज 9600, टोटल टू 15600। ठीक, नाउ बी कम्यूटेड पेंशन। हम देखेंगे कि कम्यूटेड पेंशन में क्या हुआ। नाउ ध्यान से देखिए, अमाउंट रिसीव्ड कितने का है, 3,60,000 का। अब उसे एग्जेम्पशन मिलेगा, तो विल राइट लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a), लोअर ऑफ ए अमाउंट रिसीव्ड 3,60,000, एंड बी एज इसे ग्रेचुइटी मिली है तो इसे एग्जेम्पशन कम मिलेगा, 1/3 मिलेगा ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि टोटल कम्यूटेड वैल्यू कितने की थी। तो ध्यान से देखिए, उसे 3,60,000 मिला अगेंस्ट 1,800। अगर उसने पूरा 3,000 कम्यूट करा लिया होता तो उसे कितना मिलता। तो 1/3 वैल्यू कितने की होने वाली है, ये 2 लाख रुपीस की। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, द लोअर अमाउंट इज 2 lakh. Now this will be deducted and 1,60,000 rupees टैक्सेबल होगा। अब अगर मैं पूछूं टोटल वैल्यू कितने की है, तो 1,75,600 की। ये है टोटल टैक्सेबल पेंशन, ए प्लस बी। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये कैलकुलेशन किस तरह से की एंड क्या बेसिस होते हैं पेंशन के कंप्यूटेशन के। क्लियर। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आफ्टर पेंशन हमें थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में जानना है, एंड इसे हम कहते हैं लीव सैलरी। क्या होती है लीव सैलरी, इसके बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से लीव सैलरी का एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a). तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा है ग्रेचुइटी 10(10) में, हमने पेंशन पढ़ा है 10(10)(a) में। अब हम नेक्स्ट सब सेक्शन पढ़ रहे हैं 10(10)(a). लीव सैलरी का मतलब होता है इट्स अ टाइप ऑफ मनी दैट अ पर्सन रिसीव्स अगेंस्ट, शुड बी ए आउट हियर, ठीक है, अगेंस्ट लीव अर्न्ड और अर्न्ड लीव एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट।
मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, लीव सैलरी एक्चुअली वो ऐसे होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से मिलते हैं क्योंकि उसने छुट्टियां नहीं ली। क्या नहीं ली? छुट्टी। मैं आपको बता दूं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट के, उसकी एचआर पॉलिसीज होती है, उसके हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज को हर महीने कुछ छुट्टी अलॉट करते हैं जो एम्प्लॉयज ले सकते हैं, जिसके लिए उनकी सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी, मतलब जिनके लिए उनकी सैलरी काटी नहीं जाएगी। इसे हम अर्नड लीव कहते हैं। तो इसे अब हम दो प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। तो पैसे मिले हैं, हम एग्जेम्पशन की बातें कर रहे हैं, पैसे मिलेंगे, आपको कैसे कैलकुलेशन करना होता है। हमारा कॉन्सेप्ट वही होता है कि अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ एंड उसमें से हम डिडक्ट करते हैं एग्जेम्पशन। ठीक, तो अमाउंट वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड हम उसे लिखेंगे एंड देन विल डिडक्ट एग्जेम्पशन। ठीक, उसमें से एग्जेम्पशन माइनस होगा। तो हमें पढ़ना है कि ये हम माइनस कितना करेंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा। एंड जिस तरह से हमने पेंशन और ग्रेचुइटी के बारे में भी पढ़ा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये एग्जेम्पशन जो हम यहाँ डिडक्ट करने वाले हैं इस अमाउंट रिसीव्ड में से, इसे किस तरह से दिखाते हैं, मतलब प्रॉपर वे में। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम क्या करने वाले थे। हमने अमाउंट में से एग्जेम्पशन माइनस किया। क्लियर? तो हम जैसे ही एग्जेम्पशन माइनस करेंगे विल गेट फाइनली टैक्सेबल वैल्यू। और हमारा काम है इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, इसी टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जेम्पशन के बारे में जानना। ठीक, तो हम इसी एग्जेम्पशन के बारे में जानते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया है, हमने लीव सैलरी को दो सिचुएशन बेस्ड केसेस में बांटा है। एक, जब आपको लीव सैलरी मिलती है ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपने छुट्टियां नहीं ली और छुट्टियों के पैसे भी नहीं लिए, आप उसे एक्यूमुलेट करके रख रहे हो, और रिटायरमेंट होने पे आपने वो सारे पास्ट छुट्टियां जो आपने नहीं ली है अभी तक, और हम ऐसा मानेंगे क्योंकि आपने छुट्टी नहीं ली तो आपने एक्स्ट्रा काम किया, तो उन दिनों के लिए, जिन दिनों पे आपने छुट्टियां नहीं ली और ले सकते थे, उनके लिए जो पैसे मिलते हैं उसे हम लीव सैलरी कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करते हुए ही पैसे ले लो। याद रखिएगा, ये भी एचआर पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंपनीज लाइक टीसीएस एंड अदर्स, ठीक, वो मैक्स टू मैक्स आपको 200 डेज का लीव एक्यूमुलेट करने देगी। आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिकली उसे इन कैश कर देती है। ठीक, तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। अगर याद रखना, आपको लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप काम कर रहे थे उसी समय आपको पैसे मिल गए। ठीक, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सच अमाउंट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। जब मैं वर्ड लिखता हूं ऑल का मतलब होता है गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सब। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर था। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पैसे ना लो और इन पैसों को एक्यूमुलेट करके कब मांगो? रिटायरमेंट पे। तो पुश किया गया आपको रिटायरमेंट की तरफ। अब जब रिटायरमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने फिर से रिटायरमेंट में दो कॉन्सेप्ट्स दिखाए। एक, उन्होंने अपने लोगों के बारे में बात किया जिन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं, और दूसरा उन लोगों ने अदर लोगों के बारे में बात किया जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो हमें ये जरूर चेक करना है सबसे पहले लीव सैलरी देखते ही कि लीव सैलरी रिटायरमेंट पे मिली है या एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है तो नो एग्जेम्पशन, द एंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। बट अगर रिटायरमेंट पे मिली है तो हमें चेक करना है कि वो किसे मिली है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो याद रखिएगा, अगर लीव सैलरी रिटायरमेंट पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। रीजन मैंने आपको कल, अब थोड़ी देर पहले भी बताया, पेंशन पढ़ाते समय भी। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसे देती है वो जेन्युइन होते हैं। ठीक, उसमें कोई बायसनेस नहीं होता। बट दिस बायसनेस कैन बी सीन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दे कैन चीट द फंड एंड द कंपनी एज वेल टू मेक बेनिफिट फॉर देमसेल्फ। तो अगर रिटायरमेंट पे किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी मिलती है तो हम ये लीस्ट ऑफ द फोर एग्जेम्पशन बोल के माइनस करते हैं। आई थिंक आपने अभी तक तो एक चीज सीख ली होगी कि हमें फर्स्ट और लास्ट
अमाउंट पता है, चाहे हमें पहली और आखिरी अमाउंट पता होती है। पहला अमाउंट जैसे कि हम जानते हैं कि दिस एग्जाम्पशन कैन नॉट एक्सीड अमाउंट रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव्ड तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में एक होना ही है। और एक स्टैट्यूटरी लिमिट, आपको ये याद रखनी है, लीव सैलरी का स्टैट्यूटरी लिमिट कितने का है, मैक्सिमम 3 लाख। अब इसके बीच में दो चीजें हैं। एक, गवर्नमेंट ने कहा कि दिस लीव सैलरी शेल नॉट बी मोर देन लास्ट 10 मंथ्स टोटल सैलरी, मतलब लास्ट 10 महीने की फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये लिख रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसका मतलब इवन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट शेल बी इंक्लूडेड। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक चीज इस वर्ड से पता चला कि जिस मंथ रिटायर, मतलब अगर मान लो 23 अप्रैल को रिटायर हुआ तो हम अप्रैल भी काउंट करेंगे। ठीक, हमें यहाँ से जानना था कि सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी में एक ही चीज पढ़ी है, बस बेसिक सैलरी, और हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए अभी तक सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी है। अब फिर जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट से आप कुछ चीजों को ओवरराइड कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा लिख दिया कि डीए को सैलरी माननी होगी। इन दैट केस सैलरी शैल बी रिटन एज बेसिक प्लस DA. But remember, this DA should be forming part of retirement benefit. So you can write DA, but in bracket always write FP. That means forming part. तो इन दोनों चीजों को हम इंक्लूड करेंगे। फिर आपको शायद पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें कमीशन अगर फिक्स्ड परसेंटेज की तरह दिया गया है ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, तो उसे भी सैलरी में इंक्लूड करना होता है। सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इस टॉपिक का कि ये लीव इनकैशमेंट, ठीक, और इंटाइटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब इनके हिसाब से ये कि एक साल में मैक्सिमम, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्ड मैक्सिमम 30, मतलब ये लीव 30 दिन से कम हो सकता है, 30 से ज्यादा नहीं। तो इसको समझने के लिए समझिए, मान लीजिए आपको कंपनी लीव देती है साल में 24 दिन की, ठीक, और इनकम टैक्स कहता है कि मैक्सिमम हो सकता है 30 दिन, तो हम कितना लेंगे, मतलब किसे कंसिडर करेंगे, 24 को या 30 को, लोअर ऑफ द टू। क्या हमें याद रखना है, हमें याद रखना है लोअर द बेस्ट। ठीक, LTB, दैट इज लोअर द बेस्ट। ये कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, LTB। Now, if suppose your organization allows you a leave of suppose 36 days in a year, 36 days in a year, but Act says 30, किसे कंसिडर करेंगे हम 30 डेज को कंसिडर करेंगे। अगेन लोअर द बेस्ट। ठीक, इन सच केस हमारे लिए आंसर क्या होना चाहिए, 30। यहां हमारे लिए आंसर क्या होना चाहिए था, 24, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया मैक्सिमम 30 डेज। ठीक, तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। विल टेक अप दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ध्यान से पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या लिखा है, फिर हम इनके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चन में लिखा था दैट मिस्टर मित्रा, एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड। जैसे ये कंपनी का नाम पढ़ा हमें समझ में आ गया दैट ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, NGE है वो। ही रिटायर्ड ऑन 30th नवंबर 2019, दैट मीन्स ईयर कौन सा हो गया ये, 2019-20। ठीक, एज वी नो कि सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होता है, तो ड्यू तो ये 2019-20 में हो गया, रिसीव कब हुआ उससे डेट से मतलब नहीं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 2,25,000 एज लीव सैलरी, 2,25,000 रुपए लीव सैलरी मिला है। आपको टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट करना है।
तो हम क्या करेंगे, हम अपने बेसिक्स को फॉलो करेंगे। देखिए किस तरह से। नंबर 3 कैसे किया जाएगा। वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। एसएससी का नाम क्या है लिखते हैं, बेसिक डेटा फिल कीजिए, स्टेटस फिल करेंगे इस एसएससी का। एसएससी का नाम है मिस्टर मित्रा, स्टेटस है इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर एज हमने अभी देखा 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। क्या करने वाले हैं हम यहाँ, हम कंप्यूटेशन करेंगे ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। क्लियर। फॉर्मेट बनाते हैं, चलिए। डेटा लिखते रहिएगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। क्लियर। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी। क्वेश्चन में देखिए हमें 2,25,000 रुपये लीव सैलरी मिला था, तो पहले लिख लीजिएगा 2,25,000, देन हम लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 लीस्ट ऑफ। चार चीजें होंगी यहाँ पे। पहला होगा अमाउंट रिसीव्ड, पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर डी में क्या होगा, पॉइंट नंबर डी में हम लिखेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट कितने की है, अमाउंट 2,25,000 का, स्टैट्यूटरी लिमिट 3,00,000 की। अब हमारे जो बाकी 2 पॉइंट्स थे उन्हें हम पॉइंट बी और पॉइंट सी में लिखने वाले। पॉइंट बी में क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे टोटल लास्ट 10 months सैलरी टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट हुआ था नवंबर में, तो हम देखेंगे फेब से लेके नवंबर तक की सैलरी क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब रिटायरमेंट हुआ उस समय सैलरी 10,000 रुपये थी, बट लास्ट 10 मंथ्स में उसकी एवरेज सैलरी 9,000 है। इसका मतलब सैलरी में चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 10 मंथ्स। ठीक, तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने बेसिक्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था दैट मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n। इसी फॉर्मूला के बेसिक्स का यूज करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे समेशन x का। क्लियर। तो
लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी कितनी हो जाएगी? 90,000। पॉइंट नंबर सी में क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, लीव सैलरी entitlement on the basis of maximum 30 days for every completed years। अच्छा, इसे हम वर्किंग नोट 1 में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब हम वर्किंग नोट 1 करेंगे तो हमारे इसमें 2 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अनअवेल्ड लीव। क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितनी लीव्स नहीं ली उसने। ठीक, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए हमने लिखा टोटल लीव अलाउड on the basis of max 30 days per annum, मतलब हर साल, for completed years of service। तो हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में हमने देखा कि उसे हर साल 40 डेज की लीव मिल रही थी, बट हमें पता है कि 30 डेज से ज़्यादा की लीव नहीं हो सकती। तो उस बेसिस पे हमने अभी भी पढ़ा है कि हम क्या लेते हैं, लीव एक्चुअली अलाउड और मैक्सिमम 30 विच एवर इज लोअर, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे, 30 डेज के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 30 डेज इंटू 25 ईयर्स, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर्स 25 है। तो अलाउड लीव कितना था, 750 डेज का। इसमें से लीव अवेल्ड कितना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 300 डेज का लीव अवेल्ड कर लिया। अवेल्ड कर लिया या इन कैश कर लिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 450 डेज ये अनअवेल्ड है। इसका मतलब ये है कि उसे 450 दिन की सैलरी मिलने वाली है। तो हम आगे चेक करते हैं, स्टेप 2, हम लीव सैलरी इंटाइटलमेंट चेक करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज सैलरी के बेसिस पे। लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी कितना था, डिवाइडेड बाई 30 डेज, क्योंकि ये एक मंथ की सैलरी आएगी, 30 से डिवाइड करने से एक दिन की सैलरी, इनटू अनअवेल्ड लीव, दैट इज 450 डेज। तो हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो हमारा लीव कितने दिन का आ रहा था, ध्यान से देखिए, एवरेज सैलरी 9,000 थी, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 450, दिस इज इक्वल टू 1,35,000। हमने ये 1,35,000 अपने फॉर्मेट में जाके पुट कर दिया। And now the lower of the four is 90,000. The answer will be 1,35,000. Total taxable leave salary। तो ये क्लियर है हमने ये क्वेश्चन कैसे बनाया। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर क्लास वर्क राइट नाउ. आपको ये क्वेश्चन करना है. आई विल शो यू दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. याद रखिए अगेन, he retired on this date from a company. The name of the SSC is Shri Shopon. What he has received? He has received 1.5 lakhs. Salary at the time of retirement was 9, but the average salary was 8,800. इसका मतलब वेरिएशन है over last 10 years, last 10 months. Completed years is 20 years. अच्छा, ये 14 months का लीव लिखा है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे into days. 14 months का मतलब हर मंथ में 30 डेज होता है. कितना डेज होता है? 30 डेज. तो 14 मंथ्स का मतलब अवेल्ड लीव कितने दिन का है? 420 का. 420 डेज अवेल्ड है. क्लियर? क्वेश्चन में जो अनअवेल्ड लिखा रहता है वो हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक. अच्छा, इसको साल में कितने दिन का लीव मिलता था? दे सेड एज पर द कंपनी रूल्स द लीव वाज फॉर 1.5 months. दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 45 डेज. तो अब आप फिर से बताइए, मैक्सिमम 30 डेज ले सकते हैं, इन्होंने लीव 40 डेज की दी थी. हम किस इस पे कैलकुलेशन करेंगे, 30 या 45? लोअर, 30. क्लियर? आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी. आपको 5 मिनट्स का टाइम मिल रहा है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए. देन आई विल शो यू द आंसर फॉर दिस. डू इट फास्ट. ध्यान से रखिएगा, बेसिक्स को फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. Remember, your basics can be the most important tool that you can have in your exams. Okay. तो आपको उसे अच्छे से फॉलो करना है. आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा. मैं आपको सॉल्यूशन का आंसर दिखा रहा हूं. जस्ट सी, दिस इज द सॉल्यूशन. Calculation of this amount was the most important part of this question. This is 180 days because total leave allowed was for 600. याद रखिएगा, लीव अलाउड 30 डेज के बेसिस पे 30 इंटू 20 ईयर्स 600 डेज का लीव था. अवेल्ड कितना था? आउट ऑफ दैट 420. दैट मीन्स 180 डेज का लीव अनअवेल्ड था. बेस्ड ऑन दैट we calculated it. The list of the four
is 52,800 and this is the final answer of the question. Clear? कोई डाउट किसी को? This 88,000 is 8,800 into 10. The first and the last are the common areas of this question that we need to follow every time. Okay. Now just see the next question. The next question in the series is question number 5. This is of Mr. Nag, who retired on 8th December 2019 from a private company. That means he is a non-government employee. After working for 30 years 9 months, that means completed years is 30. अच्छा, उसके सर्विस रूल के हिसाब से कंपनी उसे 25 डेज का ही लीव देती थी. दिस टाइम लीव कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 30 और 25? 25. क्वेश्चन में देखिए, लीव एक्चुअली अवेल्ड बाय हिम ड्यूरिंग द लाइफ 215 और लीव इन कैश हुआ है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट 25. दैट मीन्स टोटल यूज्ड लीव यूज्ड कितना है? उसने कितने लीव्स को यूज कर लिया? यूज्ड लीव कितने का हो जाएगा, जिसे हम अवेल्ड कहते हैं? एग्जैक्टली इज 250. यूज्ड लीव कितने का है? 250 डेज का. फर्स्ट आपने क्या किया? आपने लीव ग्रांटेड बोलकर कैलकुलेट की 25 इंटू 30. लीव ग्रांटेड कितनी थी? 25 पर ईयर इंटू 30 years, total to 750. Out of that already used is 250. तो अनअवेल्ड लीव कितने का है जिसके बदले सैलरी मिलने वाली थी? 500 डेज की है. अब आप देखिए, रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी कितनी थी? अप्रैल में 16,000. डीए 50% ऑफ बेसिक था. ठीक, ये क्वेश्चन में बताया है. तो इसका मतलब उसकी सैलरी, अब आप अगर इसे एवरेज भी लोगे तब भी 16,000 आएगा. ठीक, आप बोलोगे डीए लेना है, मैंने कहा नहीं, डीए को कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन नेवर सेड दैट डीए फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. तो हमारा बेसिक सैलरी जो है 16,000 और एवरेज सैलरी सेम आएगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे उस फॉर्मूला में फॉर इनकैशमेंट कैलकुलेशन? 16K डिवाइडेड बाई 30 इंटू 500. अनअवेल्ड लीव कितने दिन का है? अनअवेल्ड लीव 500 डेज का. ठीक, will give you one of the formula. Other threes are very clear because पहला तो amount received होगा, that is given in the question equals to 3,55,000. Last is 3 lakh. ठीक है. सेकेंड वन फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months और टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, तो वो 1,60,000 हो जाएगा और एवरेज सैलरी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा. ठीक, तो सॉल्यूशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ. Clear? For question number 5, फॉर्मेट ड्रॉ करके लिखिएगा. मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज वी आर नॉट सिटिंग इन द एग्जाम. अमाउंट रिसीव्ड इज 3,55,000. लेस किया हमने एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) लीस्ट ऑफ A, B, C and D, where A में था अमाउंट रिसीव्ड
दैट इज 3,55,000। डी में होता है स्टैट्यूटरी लिमिट विच इज 3 lakhs। पॉइंट बी में होता है टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 months। ठीक, दिस विल बी 1,60,000 क्योंकि उसका पर मंथ सैलरी 16,000। एंड इसमें हम लिखते हैं लीव एंटाइटलमेंट, तो ये कितना होगा 16,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 500 डेज अनअवेल्ड लीव। तो ये वैल्यू कितने की आ रही है 16 divided by 30 into 500. This amount will be 2,66,667. Now the least of the three is 1,60,000. ठीक, the final figure taxable value will be 1,95,000. This is taxable leave salary. क्लियर, समझ में आई आप लोग सबको कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज ऑल अबाउट लीव सैलरी। क्लियर, तो आज के इस क्लास में हमने कवर किया पेंशन एंड लीव सैलरी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे वीआरएस एंड रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स एंड उसके साथ विल मूव इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द सैलरी चैप्टर। थैंक यू।